हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएसई का मेंस का जीएस 1 का सिलेबस। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यूपीएससी सीएसई का जो मेंस का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं। वैसे टोटल देयर आर 9 पेपर्स, जिसमें से 4 जीएस के पेपर होते हैं। पेपर जीएस 1, 2, 3 एंड 4। तो इस वीडियो में हम जीएस 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड फर्दर इन फ्यूचर लाइक इन द अपकमिंग पार्ट्स हम बाकी के जीएस के पेपर्स के सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें आता है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो ये बेसिकली 8 मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 4 टॉपिक्स यानी कि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम इस पार्ट में कवर करेंगे। और जीएस पेपर 1 के जो सिलेबस है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें हम लास्ट 4 टॉपिक्स यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें इंडियन कल्चर तो आएगा ही ऑफ कोर्स। अब इंडियन कल्चर में क्या क्या आएगा? सो सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। सो सेलिएंट का मतलब हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर के और एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स में जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है आर्ट फॉर्म्स की। किस टाइप के आर्ट फॉर्म्स? तो मेनली इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। तो इंडियन पेंटिंग्स में आएंगे मुरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल, राजपूत और पहाड़ी पेंटिंग्स। तो ये मुगल पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स और पहाड़ी पेंटिंग्स, इन पे आपको मेन फोकस करना है। और ऑफ कोर्स मुरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग्स के साथ ही साथ डांसेस और म्यूजिक वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डांसेस इन इंडिया की बात करें तो 3 मेन टाइप के टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है। वो क्लासिकल डांस फॉर्म है, फोक डांस फॉर्म्स एंड मॉडर्न डांस। तो अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स और फोक डांस फॉर्म्स, उस पे आपको ज़्यादा अटेंशन पे करना है, बिकॉज वो 2 टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन दी थर्ड वन। जो आपका मॉडर्न डांस का टॉपिक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अब आप इस टॉपिक को छोड़ ही दोगे, पढ़ना आपको सब है। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें म्यूजिक की, तो क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक, जिसमें ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ पपेट्री, जिसमें अलग अलग और टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट्स, रोड पपेट्स, ग्लव पपेट्स, मॉडर्न पपेट्री और ट्राइबल पपेट्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ पोट्री, जिसमें ऑकर कलर्ड पोट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ग्लेज्ड एंड अनग्लेज्ड पोट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर बात करें ड्रामाज और थिएटर की, तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं, क्लासिकल संस्कृत थिएटर, रीजनल थिएटर और मॉडर्न थिएटर। अब इनमें जो पहला टॉपिक है यानी क्लासिकल संस्कृत थिएटर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद मार्शल आर्ट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि थंगटा, गटका, कलारीपयट्टू, मलक्खंब और सिलंबम। और इन सब के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स होते हैं जो कि आपको कवर करना है। उसके बाद कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज विजुअल आर्ट्स, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और मौर्यास के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2, और उनके भी स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना है। सो therefore sculptures of Harappan civilization and sculptures of Mauryan age। तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स में ब्रॉन्ज, स्टोन और टेराकोटा फिगरीन्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं। और मौर्यन एज के बारे में बात करें तो उसमें जो मेन स्कल्पचर्स थे नोन एज यक्ष और यक्षी फिगर्स, इनके बारे में आपको देखना है। देन कम्स योर पोस्ट मॉरियन पीरियड, बेसिकली टाइमलाइन के बारे में कि कब इट स्टार्टेड और कब ये डिक्लाइन हो गया। तो अराउंड लाइक 200 BC to 300 AD, this was the time period. Then comes your Jain sculptures, Buddhist sculpture,
गुप्ता स्कल्पचर, मिडिवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मैं इन टॉपिक को डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज द फर्स्ट टू टॉपिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंस GS1। देन कम्स योर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट अगर आप एक UPSC CSE एस्पिरेंट है तो इसमें स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हेन डिड दे ओरिजिनेट, कब ओरिजिनेट हुआ था ये सब, एंड देन क्या स्पैन था, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट नेम्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स थे, ये सब इसमें आएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वुमेन पोइट्स ऑफ भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू टॉक अबाउट तो आता है आपका संस्कृत लिटरेचर। तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में और भी कई टॉपिक्स हैं, उसमें आपके वेदास आएंगे, उपनिषद्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पुराणास बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ ऐसे बुक्स विच वर रिटन बाय इंपॉर्टेंट राइटर्स जैसे कि कालिदास, विशाखा दत्त, राइट, और एटसेट्रा, मतलब इनके रिलेटेड टॉपिक्स। फिर एंशियंट बुद्धिस्ट लिटरेचर, एंशियंट जैनिज्म लिटरेचर, अर्ली द्राविडियन लिटरेचर जिसमें संगम पीरियड आता है आपका, देन मिडिवल लिटरेचर और ट्रेंड्स इन मिडिवल लिटरेचर, मतलब उस टाइम क्या क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें थीं, क्या ट्रेंडिंग था वहाँ पे, क्या मतलब ट्रेंड्स के बारे में है। देन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एज वेल। मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर, जिसमें आपका हड़प्पन आर्किटेक्चर और मौर्यन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वन थिंग आई मस्ट से कि ये जो GS1 का जो सेक्शन है, GS1 का जो सिलेबस है, इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्शंस है छोटे छोटे, जैसे कि आपका ये आर्ट एंड कल्चर हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं। देन आपका इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंशियंट हिस्ट्री, राइट। तो इन कुछ ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर आपको दिख रहा है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मौर्य से रिलेटेड है तो आपको तुरंत समझ जाना है, लाइक इट शुड इमीडिएटली हिट इन योर माइंड कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मौर्य से रिलेटेड है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ GS1। जैसा आर्किटेक्चर में भी आप देखो, हड़प्पन आर्किटेक्चर और मौर्यन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में बात करूँ तो हड़प्पन आर्किटेक्चर में बेसिकली एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग्स और जो सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं उन पे आपको फोकस करना है। एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर तो इट इज़ नोन, मतलब अपने वो ग्रैंडियर के लिए जाना जाता है, जिसमें आपके बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और यूनिक पिलर्स आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे कि पिलर्स हो गए, ठीक है, वॉल्स, स्तूपास, रॉक कट केव्स हो गए, जो कि बराबर हिल्स पर प्रेजेंट है, उनके बारे में आपको बेसिकली डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा होता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, ये दो टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, जिसमें मेनली टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात की जाती है। तो यू मस्ट नो दी स्टाइल्स, तो वो स्टाइल्स में आते हैं आपके नगाड़ा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल और वेसारा स्टाइल। देन इन कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर 3 मेन टॉपिक्स आर देयर और वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर क्या हुआ, मतलब बेसिकली वो सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम बने थे, they were developed at that particular time और basically they were often influenced by European colonizers। मतलब फिर वो देन जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस उनमें क्या था, क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड क्या चीज़ें चेंज हुई, पहले क्या था एंड देन आफ्टर यूरोपियन इन्फ्लुएंस क्या चीज़ें चेंज हुई, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर, वो भी आपको पढ़ना है और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है contribution of Buddhism and Jainism to the development of Indian architecture, जिसमें रॉक कट आर्किटेक्चर आता है, सो साउथ इंडियन, वेस्टर्न इंडियन और ईस्टर्न इंडियन। तो बेसिकली जब बुद्धिज़्म और जैनिज्म पावर में थे तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में, जो कि मेनली रॉक कट आर्किटेक्चर में था। तो वो सदर्न इंडियन पार्ट में क्या उसका अफेक्ट पड़ा, वेस्टर्न इंडियन में क्या डेवलपमेंट हुआ एंड ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में क्या हुआ, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं।
तो बेसिकली अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, जितना भी सिलेबस डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर में, वो तीनों ही, यानी कि वो एंशियंट हिस्ट्री का भी कुछ कुछ पार्ट था, कुछ कुछ स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वो मिडिवल हिस्ट्री से थे, एंड कुछ कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से भी डिस्कस किए। तो अभी तीनों का मिक्स डिस्कस किया हमने आर्ट एंड कल्चर में, वो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक था। अब तीनों को डिटेल में अलग अलग एक्सपैंड करके समझेंगे। सो फर्स्टली वी हैव एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक, यानी बहुत पहले, बहुत पुरानी हिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले स्टोन एज, देन चैल्कोलिथिक एज एंड देन आयरन एज। ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन एज मतलब स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग, शुरुआत से। देन आपको चैल्कोलिथिक एज को कवर करना है, एंड लास्टली हाउ ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड देमसेल्व्स एंड हाउ दे मूव्ड ऑन फ्रॉम स्टोन टूल्स टू आयरन एंड दे स्विच टू आयरन टूल्स, एंड देन क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो चीज़ें आपको कवर करनी है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द टॉपिक इज IVC, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मौर्याज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको कवर करना ही है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है यानी IVC, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें टाउन प्लानिंग एंड IVC में हड़प्पन सोसाइटी आती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा ही IVC में, आप सबको पता है। तो आपको हड़प्पन सोसाइटी भी कवर करना है, टाउन प्लानिंग मैंने बता ही दिया, और मेजर जो सेंटर्स थे, ठीक है, उस टाइम के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ना है। हड़प्पन आर्ट और आर्किटेक्चर, ये भी पढ़ना है। एंड देन लास्टली हड़प्पन कल्चर और सोसाइटी का जो एंड था यानी डिक्लाइन, वो भी पढ़ना है। मतलब व्हेन डिड ऑल ऑफ दैट हैपन, डिक्लाइन कब हुआ, टाइम लाइन, टाइम स्पैन के बारे में, ये चीज़ें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताई हैं, वो कवर करना है आपको। उसके बाद आपको वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो वैदिक सोसाइटी बेसिकली एक सोसाइटी थी, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली एंशियंट इंडिया के टाइम में, मतलब बहुत पुरानी एक सोसाइटी थी। अगर मैं आपको साल बताऊं और समय बताऊं तो ऐसा एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, बट रफली मतलब 1500 से 500 BC के बीच में, ठीक है, ये तब की सोसाइटी है, तब की बात हो रही है। तो वैदिक सोसाइटी में आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें आपको ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, ये पढ़ना है। देन यू हैव टू कवर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी, मतलब बेसिकली वैदिक सोसाइटी में क्या क्या मेन सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स थे वैदिक सोसाइटी के, वो आपको कवर करने हैं। वैदिक लिटरेचर कवर करना है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वैदिक सोसाइटी। एंड देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ना सिस्टम, ये देखना है आपको। और लास्टली रिलीजन एंड थॉट। देन कम्स योर प्री मॉडर्न पीरियड, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली टॉपिक बताऊं तो पहला टॉपिक है महाजनपदास। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट महाजनपदास, तो काफ़ी लोगों को इसे याद करने में प्रॉब्लम होती है, और लोकेशंस में भी दे आर लैकिंग कि कौन से लोकेशन पे कौन सा महाजनपदास है, कैसे याद करें। सो विद द हेल्प ऑफ मैप यू कैन लर्न वेरी वेल कि कहाँ पे कौन सा महाजनपदास है, और उनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। सो दिस यू हैव टू स्टडी। देन हरियंका डायनेस्टी, शिशुगना डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सेपरेटली, वैसे यहाँ पे सब एक ही में दिया है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपको गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ना है एंड महावीरा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो मेन लीडर्स थे उनकी जर्नी के बारे में, वाई डिड दे लिव देयर होम्स, फॉर वॉट, ठीक है, उसमें मोक्ष और निर्वाणा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टुक अ राइज, उनकी ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है। बेसिकली जो जर्नी मैं बोल रही हूँ आपको, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन मौर्यन एम्पायर, तो उसमें चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में आपको पढ़ना है। एंड देन अर्थशास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्टली यू मस्ट नो कि इट इज़ अ बुक विच इज़ रिटन बाय कौटिल्य, ठीक है, एंड यू मस्ट नो दी थिंग्स अबाउट अर्थशास्त्र। आपको उसके बारे में जो मेन कंटेक्स्ट है, उसका जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। मेगास्थनीज एंड एम्परर अशोका के बारे में भी बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू मस्ट नो अशोका और उनके सक्सेसर्स के बारे में, कौन कौन सक्सेसर्स थे एंड हाउ दे ऑल सक्सीडेड
आफ्टर अशोका एंड अशोकास के इंस्क्रिप्शंस और साइट्स, व्हाट ऑल साइट्स ही विजिटेड, एंड देन अशोकास धम्मा। अब धम्मा क्या है? धम्मा बेसिकली एक एथिकल गाइडलाइंस का सेट है जिसमें ये बताया गया है, ऐसी गाइडलाइंस है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू लिव अ लाइफ, ठीक है। देन और उसमें बेसिकली उसमें इट फोकसेस ऑन कुछ वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ पे फोकस करता है, जैसे कि नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, जिसके बारे में आपको पता होगा, एंड कंपैशन और टॉलरेंस, सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों पे वो एम्फसाइज करता है। वेलफेयर एमिंग बेसिकली टू क्रिएट अ हारमोनियस एंड एथिकल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्टली डिक्लाइन ऑफ मौर्य, ठीक है, क्या डेट थी, क्या टाइम स्पैन था, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ये सारी टॉपिक्स बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स है जैसे पोस्ट मॉडर्न इंडिया, जिसमें आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि हाउ डिड द अराइवल ऑफ इंडो ग्रीक्स हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, एज वेल एज द शाकाज। उसके बाद पार्थियंस, कुशानाज एंड सतवाहनाज, और भी बहुत सारे इंडिजीनियस डायनेस्टीज थे, उनके बारे में ये आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज देवर आर ओन डायनेस्टीज। ओन डायनेस्टी का मतलब ये हुआ कि बिकॉज देवर ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओनली, उनका जो ओरिजिन था वो इंडिया में ही हुआ था। सो बेसिकली उनके बारे में ये इस चीज़ के लिए दे आर इम्पॉर्टेंट, तो बेसिकली इस चीज़ के लिए आपको उन्हें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। स्कूल्स ऑफ आर्ट यानी गंधारा, मथुरा, अमरावती, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इफ आई टॉक अबाउट इम्पीरियल गुप्तास तो उसमें आता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्तास एंड कैसे जो गुप्ता एम्पायर थी उस टाइम पे उसका मैनेजमेंट कैसा था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउ वाज आर्ट एंड कल्चर डेवलप्ड और व्हाई वाज इट कॉल्ड द गोल्डन एज, देन इकोनॉमिक कंडीशंस और अर्बन सेंटर्स इन गुप्ता पीरियड के टाइम, बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंट नेम्स और सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स के बारे में। मूविंग अहेड about Harshvardhana, so what were the sources for Harsha's period and about the early life of Harsha, और फिर again the administration, then the significant and important officials of the empire। उसके बाद जो इकोनॉमी थी जो कि हर्षा के अंडर थी उसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड हुएनसांग ऑफ कोर्स अबाउट हिम, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। सोसाइटी और रिलीजन के बारे में। एंड दिस होल टॉपिक मतलब हर्षवर्धना में जितने भी सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ये सारे टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, और इस वीडियो में हम मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। देन कम्स दी सदर्न डायनेस्टीज, और ये एक ऐसा टॉपिक है विच यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है बाय एनी चांस, आपको ये तो याद रखना ही है और इसके बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सदर्न डायनेस्टीज में सतवाहनाज, पल्लवास, चालुक्याज, देन पांड्याज ऑफ मदुराई, चोला डायनेस्टी, राष्ट्रकूताज, बेसिकली इनके जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, राइट, सक्सेसर्स के बारे में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट लीडर्स कैसे क्या रूल किया था, ऑफ कोर्स अब डायनेस्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हैव टू गो थ्रू। सो बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रकूताज अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो राष्ट्रकूताज वर दोज पीपल हु वर वॉरियर चीफ्स, मतलब वो वॉरियर चीफ्स थे जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उनके, राइट। बट अब जैसा कि कोई भी अगर वॉर होती है, कोई फाइट होती है और जो मेन किंग होता है वो बिजी होता है विद द वॉर, सो व्हाट हैपेंस कि जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं वो अब उस पर्टिकुलर डायनेस्टी से थोड़ा थोड़ा एरिया निकाल के अपनी खुद की ही एक अलग किंगडम और डायनेस्टी बनाते हैं। सो वो जो लोग थे those people used to come under the category of राष्ट्रकूताज। एंड बाकी के टॉपिक्स में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। सो सदर्न डायनेस्टीज में ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद आती है मिडीवल हिस्ट्री। सो मिडीवल हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंस देनी है दिल्ली सल्तनत में। सो दिल्ली सल्तनत ने आपको ममलुक डायनेस्टी और गुलाम, जिसे गुलाम भी बोलते हैं यानी कि स्लेव, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। अब वाई दे वर नोन एज स्लेव्स, बिकॉज उनके जो लीडर्स थे और रूलर्स थे वो स्लेव्स थे, इसीलिए इन्हें स्लेव मतलब गुलाम या फिर ममलुक डायनेस्टी कहा जाता है। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें बेसिकली वर देयर एनी इनोवेशंस
कोई इनोवेशंस थे, हु डिड दोज इनोवेशंस, किस टाइप के थे, किस चीज़ पे थे, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, कैसे क्या चीज़ें मैनेज की जाती थी। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं व्हेन इट कम्स टू दिल्ली सल्तनत, और उसमें भी विद डिफरेंट डायनेस्टीज़। ओके, एंड वर देयर एनी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट राइटर्स और पोएट्स जिन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बुक लिखी हो, या फिर कुछ भी और मे बी इंपॉर्टेंट ऑथर्स, तो उन्हें आपको इंपॉर्टेंस देनी है। ऑल्सो द स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, हेयर यू विल स्टडी अबाउट अफगान्स, राजपूत्स और मुगल्स। इसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद अगर हम मुगल्स के बारे में डिटेल में अगर टॉपिक्स को डिवाइड करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, लेटर मुगल्स, मतलब उसके बाद और भी जो रूलर्स थे उनके बारे में, एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेंस के लिए है। तो इसमें भी अगर कोई इनोवेशंस थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, वो टॉपिक्स कवर करने हैं, एंड टाइमलाइन कि कौन, लाइक जैसे बाबर है, सो व्हेन वाज ही बॉर्न, व्हेन डिड ही डाइड, राइट, और कितने साल से कितने साल तक उन्होंने रूल किया था। ये सारे चीज़ें को, मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको इन सारी चीज़ों में देखना होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट डायनेस्टीज, सो डायनेस्टी, मराठा एम्पायर, डेक्कन सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, बिरार सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत और बिदार सल्तनत। बेसिकली दीज आर द बेसिक डायनेस्टीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। सो ऑफकोर्स मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री होगी। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब कहाँ से? फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, यानी कि 18th सेंचुरी के मिडल से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनमें क्या क्या हुआ, राइट। ऑफ कोर्स दी डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। कब हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट एक्चुअली वाज देयर, एंड पर्सनालिटीज़। अगर कोई मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट के अलावा कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ, सो हु डिड दैट मूवमेंट, और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो लोगों द्वारा मूवमेंट किए गए थे उन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ऑफ कोर्स द इश्यूज एज वेल। देन इफ आई टॉक अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, सो फ्रीडम स्ट्रगल में वेरियस स्टेजेस और अलग अलग इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशंस जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से दिए गए थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे यानी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उन्हें आपको कवर करना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तब उन्हें डिस्कस करेंगे। सो इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट्स विच हेल्ड बिफोर 1857, यानी ऐसे सिग्निफिकेंट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स जो कि 1857 से पहले हुए थे। तो यहाँ पे यू विल स्टडी अबाउट लेटर मुगल्स, बिकॉज मुगल्स का तो हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा इनका बड़ा एम्पायर था एंड मतलब बहुत पहले से ही वो शुरू हो गया था। तो सारे उन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं एम्परर्स के बारे में पढ़ने के बाद आप डिस्कस करोगे, आप पढ़ोगे लेटर मुगल्स के बारे में, ठीक है। मतलब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने से पहले जो लेटर मुगल्स थे उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। देन ऐसे रीजनल पावर्स जो कि 18th सेंचुरी में यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में मतलब बेसिकली हाउ इट टुक राइज, उसकी ग्रोथ कैसे हुई एंड वो पावर में कैसे आया, ये आप पढ़ोगे। देन यू विल स्टडी अबाउट कर्नाटिक वॉर्स। अभी कर्नाटिक वॉर क्या है? तो बेसिकली कर्नाटिक वॉर्स एक सीरीज है 3 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की, मतलब लड़ाई की, जो कि साउथ इंडिया में मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट में लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में। कब? ऑफ कोर्स हम 1857 की बात कर रहे हैं, तो ये 18th सेंचुरी में लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद यू विल बी स्टडिंग अबाउट बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल एंड देन यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? बेसिकली यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया जनरली रेफर करता है
अराइवल को और स्टैब्लिशमेंट को यूरोपियन पावर्स की, मतलब जब यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए थे तो उनके अराइवल के बारे में, देन स्टैब्लिशमेंट के बारे में, एंड देन जो प्राइमरीली ट्रेडिंग कंपनीज थी इंडिया में कॉलोनियल एरा में, राइट। तो ये जो यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया है, इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है। देन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि हाउ ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड इंडिया, राइट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट्स में, जो कि ये सारे इवेंट्स हैं जो कि 1857 से पहले हुए थे। इसके बाद मोर टॉपिक्स आर देयर वंस द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड इंडिया, सो नाउ दे विल मेक देयर पॉलिसीज, राइट, एंड अब वही पॉलिसीज फॉलो होंगी। सो ब्रिटिश पॉलिसीज of course they will make, and then after making the policies and making the rule कि अब वही policies follow करनी है हर एक citizen के द्वारा। So अब उन policies का इंडिया पे क्या impact होगा, राइट। तो क्या इम्पैक्ट था, क्या इफेक्ट पड़ा था, अब वो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ा होगा, एंड ऑफ कोर्स इन दी सोशियो कल्चर एज वेल। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चर के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश पॉलिसीज और उनके इम्पैक्ट में। देन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ऑल द मूवमेंट्स दैट हेल्ड देयर, एंड अपराइजिंग्स against British pre-1857. This is also very important. This you have to cover. Then moving ahead, Revolt of 1857, most important topic, one of the most important topics from the perspectives of both prelims and mains. ये topic prelims में भी, prelims की preparation में भी बहुत important है and mains के लिए भी बहुत important है। So अब ये revolt of 1857 है क्या? अब ये एक वाइड स्प्रेड था और एक अनसक्सेसफुल रेबेलियन था जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसके अगेंस्ट, ठीक है। मतलब एक ये फर्स्ट वॉर बोल सकते हो आप इंडिपेंडेंस के तरफ, जो कि इंडिया में किया गया था ब्रिटिश रूल के विरुद्ध, ठीक है, उसे हटाने के लिए और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए, बट ये अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हुआ था, राइट। तो इसमें कॉजेज, मतलब इसका क्या कॉज था, लीडर्स इसमें कौन कौन से थे, एंड देन नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1858। तो अब ये जो मैंने चारों टॉपिक बताए हैं, बेसिकली आई एम रिपीटिंग दिस कि ये जो पूरा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, अब ये जो 4 टॉपिक हैं इनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, सबको आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला टॉपिक आई एम रिपीटिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। देन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वो फ्रॉम 1858 टिल 1905। तो द नेशनलिज्म, ये जो चीज़ है नेशनलिज्म दैट ग्रू इन इंडिया बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी एट द टाइम। सो इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, रोल ऑफ प्रेस, देन रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, अर्ली पॉलिटिकल मूवमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ INC एंड एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन था कंट्री का, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट लीडर्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस और उन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल था, ये सब पढ़ना है। एंड देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है NIC, वो कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या उसके कॉजेस थे, उसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको पढ़ना है और मॉडरेट्स के एरा के बारे में पढ़ना है। Moving ahead, the growth of militant nationalism and revolutionary activities. So at that time, the militant nationalism and the growth of revolutionary activities was seen. तो इनका growth देखने को मिला था और ये बात हो रही है 1905 से लेकर 1918 तक। तो इसमें स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वॉज देयर। अब ये है क्या? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसने इंडियंस को एनकरेज किया था टू प्रोमोट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी जिसके लिए जो स्वदेशी वर्ड का यूज़ किया गया है वो प्रमोट करना था डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को और बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स को, मेनली जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे। सो दैट इट गिव्स अ रिजल्ट टू फॉर्म of resistance
to British economic control and a means of promoting economic independence. मतलब अपनी ही कंट्री से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स का यूज़ करना, और जो फॉरेन गुड्स हैं, मेनली यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की, उन्हें बॉयकॉट करना. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सूरत स्प्लिट, देन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, मॉर्लिम इंटू रिफॉर्म्स और ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म. इसके बारे में भी आपको पढ़ना है बिकॉज ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज दी लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस. Then most importantly, the beginning of mass nationalism, which was from 1919 till 1939. बेसिकली ये गांधी का जो गांधी एरा था उसके बारे में बात हो रही है. सो अबाउट महात्मा गांधी, ऑफ कोर्स उनके आइडियाज़ और लीडरशिप के बारे में, मतलब व्हाट ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स ही एक्सपेरिमेंटेड विद, कौन कौन से मूवमेंट्स थे जिनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से मूवमेंट्स उन्होंने लेड किए थे. उसके बाद मोंटागू शेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, देन रोलेट एक्ट जिसमें सत्याग्रह जैसे टॉपिक्स आएंगे, देन जलियांवाला बाग मसाकर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट्स, हु वर द स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, देन emergence of new forces in which you have to study about socialistic ideas, youth and trade unionism. Then you have to study about the revolutionary activity. Who were the revolutionary activists? Why did they do so? Right? What was the cause? What was the reason? Then उसका क्या influence था? Then Simon Commission and Nehru Report, civil disobedience movement, round table conferences, communal award and Pune Pact, participation in election to central legislature 1934 and the provincial assemblies 1937, and lastly the Government of India Act in which was in 1935. उसके बाद टुवर्ड्स फ्रीडम और पार्टीशन जो कि 1939 से 1947 तक चला. सो उसमें नेशनल मूवमेंट्स आएंगे जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जो मूवमेंट्स थे वो लेड किए गए थे वो आएंगे. ऑगस्ट टॉफर आएगा इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में, हु लाइक द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल सत्याग्रह. देन देयर वाज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म एज वेल, peasant movements and state people struggle because there were states also at that time. उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, विविल प्लान, INA. बेसिकली मतलब ये जो सारे इवेंट्स हैं और ये जो सारी टॉपिक्स हैं, इनके जो डेट है कि व्हेन डिड इट हैपन, और अगर कोई मूवमेंट है जो कि बहुत दिनों तक चला था, सो व्हेन डिड इट स्टार्टेड एंड व्हेन डिड इट एंडेड. ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है बिकॉज देयर कैन बी बेसिक क्वेश्चंस ऑल्सो. कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेंस में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, और आई गेस आया भी था कि ऑन 8th of August this year what happened. So you can answer that. Answer is QIM. राइट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. सो उसके बाद INA एंड सुभाष चंद्र बोस, अबाउट हिम. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, एंड देन व्हाट ऑल ही डिड, या फिर अगर कोई मिशन या फिर कोई भी अगर ऐसा कोई मूवमेंट दैट वो इन विच ही वॉज अ पार्ट ऑफ, तो उनके बारे में आ सकता है. एंड INA इज बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी. राइट, देन अबाउट कैबिनेट मिशन एंड नेशनलिस्ट अपसर्ज post World War II and independence with partition. And we are done with the video. So basically in this video we covered the first 4 topics. हमने शुरू के 4 टॉपिक्स कवर किए जिसमें था आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि GS पेपर 1 के सिलेबस का ही सेकेंड पार्ट विच आई विल अपलोड सून, उसमें हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट 4 टॉपिक्स. राइट, दोज 4 टॉपिक्स आर द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड देन वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी. सो ये 4 टॉपिक है जो कि सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. एंड देन इन दी फ्यूचर, लाइक इन दी फर्दर अपकमिंग वीडियोज, वी विल बी कवरिंग दी सिलेबस ऑफ GS 2, 3 एंड 4 एज वेल. बाकी मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.